बबलू पर तो बस एक ही धुन सवार हो गई थी। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी और उसके नजदीक बहुत ही छोटी सी, कायदे आजम से मुलाकात। क्या मैं कायदे आजम से मिल सकता हूँ? अगर मिल सकता हूँ तो कैसे? उनसे मिलने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आखिर मुझे उनसे कौन मिला सकता है? ये वो सवालात थे जो हर वक्त उसके दिमाग में कुलबुलाते रहते थे। इन्हीं ख्यालात में गुम रहने की वजह से वो गायब दिमाग भी हो गया था। एक दिन जब उसकी साइंस की मिस ने क्लास में उनसे पूछा, बताइए टीवी और रेडियो के मौजूद का नाम क्या है? टीवी जॉन लुगी बेयर्ड ने, रेडियो मार्कोनी ने बनाया, जबकि पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया। अरे यहाँ कायदे आजम कहाँ से आ गए? मिस बबलू खिसियाना होकर सर खुदाने लगा और मिस समेत सारी क्लास हंस पड़ी। इस तरह जब एक रोज उसकी अम्मी ने बबलू से बाजार से अंडे मंगवाए तो वो अंडे लाते वक्त भी कायदे आजम से मिलने का ख्याली पुलाव पका रहा था। अभी ख्याली ख्याल में वो कायदे आजम से हाथ मिलाने उनके नजदीक पहुंचा ही था कि धड़म से नीचे गिरा। देखा तो पानी की नई लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में अपने आप को मौजूद पाया। बबलू के कपड़े भी गंदे हो गए और कोनी भी छिल गई। भला बबलू को कायदे आजम से इतनी मोहब्बत कैसे हुई? वो उनसे मिलने को इतने बेताब क्यों थे? इसकी असल वजह तो यही थी कि इनके दादा जान ने तहरीके पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया था। इसी वजह से उन्हें कई बार कायदे आजम से मिलने के यादगार मौके मिले। जब बबलू कायदे आजम की बावकार शख्सियत, बारोब आवाज और हौसला मंदी के बारे में सुनता तो उनसे मुलाकात की ख्वाहिश उसके सीने में मचलने लगती। बल्कि अब तो उसने जुनून किसी कैफियत इख्तियार कर ली थी। काश कभी मैं उनको अपने सामने देख सकूं। वो दादा की बातें सुनता और उन्हीं हसीन यादों में गुम रहता। यार मेरे पास एक टोटका है तुम्हारे मसले का। वो क्या? जल्दी से बताओ। देखो मैंने एक जगह पढ़ा है कि अगर सोने से पहले 100 मरतबा आप किसी शख्स का नाम लें तो वो आपको ख्वाब में नजर आएगा। तुम भी ये करके देखो, हकीकत में नहीं तो ख्वाब में तो तुम उन्हें देख ही लोगे। ओह जबरदस्त। रात को सोने से पहले बबलू ने बजाय 100 मरतबा के 200 मरतबा कायदे आजम का नाम लिया। आधी रात तक तो मुलाकात की खुशी में उसे नींद ही न आई। सुबह उठते ही बबलू ने अपने ख्वाबों को याद करना शुरू कर दिया। एक ख्वाब में तो उसने क्लास में बल्कि शायद पूरे स्कूल में टॉप किया था, जबकि दूसरा ख्वाब कुछ अजीब सा ही था। कायदे आजम का कोई ख्वाब उसे नजर न आया था। अलबत्ता आजम भाई, जिनकी टीम से बबलू की फुटबॉल टीम हमेशा हारी थी, उनसे वो ख्वाब में जीत चुके थे। बबलू झुंझला उठा और टोटके को कोसते हुए बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। चंद ही दिन गुजरे थे कि स्कूल से वापसी पर उसने एक ऐसा बोर्ड देखा जो आमिल बंगाली का था। बबलू की बाछें खिल गईं और वो सीधा आमिल बंगाली के ठिकाने पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी बू और पुरस्कार माहौल का सामना करना पड़ा, मगर वो अंदर चलता ही चला गया। कहूँ बच्चा, कैसे आना हुआ? मैं कायदे आजम से मिलना चाहता हूँ। कायदे आजम से? इसमें हंसने की क्या बात है? तुमने खुद ही बाहर लिखा हुआ है, रूहों से मुलाकात का खुसूसी इंतजाम है। हाँ, तुम उनसे मिल सकते हो, बल्कि मैं तुम्हें बताऊं, मैं तकरीबन हर हफ्ते उनसे मिलता हूँ। वो अक्सर यहाँ आते हैं। हर हफ्ते? वो कैसे? भाई एक वजीफा है जो मैंने अफ्रीका से सीखा है, मगर उसकी फीस 500 रुपए है। ये लो 500 रुपए, और जल्दी से बताओ। तो सुनो बच्चा, एक अंधेरे कमरे में अगरबत्ती, एक मोमबत्ती और एक चिराग तरतीब से अपने आगे रख लेना। उसके बाद आंखें बंद करके 1000 मर्तबा आना जाना माना शाना, आना जाना माना शाना पढ़ना। थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलना। सामने कायदे आजम बैठे होंगे। समझा बच्चा? आना जाना माना शान, 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 आना जाना माना शान।
अरे इसको मालूम नहीं क्या हो गया है, हर वक्त न जाने किन ख्यालों में गुम रहता है। मैं तो कहती हूँ इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा बस ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। अब सब नीचे चलो, चलो। बबलू बेटे, क्या बात है? क्या तुम्हारी अम्मी जान की बात सही है? नहीं दादा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर फिर तुम ये ऊट पटांग हरकतें क्यों कर रहे हो? और ये अंधेरे में मोमबत्ती आखिर क्यों जलाई थी? सच सच बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? दादा जान, मैं कायदे आजम को देखना चाहता था। कायदे आजम को? हाँ, वो आमिल बंगाली है ना, इसने मुझे ये वजीफा बताया था कायदे आजम से मुलाकात करने का। मगर आखिर तुम कायदे आजम से क्यों मिलना चाहते हो? है दादा जान, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप जब भी इनके वाकयात और उनके कारनामों का जिक्र करते हैं ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं भी उनसे मिलूं, उनको अपने सामने देखूं। अच्छा, तो ये बात है। देखो बबलू बेटे, मुझे ये जानकर निहायत खुशी हुई कि कायदे आजम से तुम्हें इतनी मोहब्बत है और तुम उन्हें अपने सामने देखना चाहते हो, है? मगर क्या कायदे आजम को देख लेना ही उनसे मोहब्बत करना है? भला बताओ, है? देखो, दरअसल बात तो तब हो जब तुम कायदे आजम की अच्छी अच्छी बातों पे अमल करो, जैसे उनकी दयानत, जज्बा, मुसलमानों के लिए दर्द, उनकी मोहब्बत, उनकी रहानत। देखो बेटे, आदमी जब किसी को आइडियल बनाता है तो उसकी आदत को अपनाने की कोशिश करता है। और हाँ, याद आया, एक मर्तबा जब कायदे आजम हमारे स्कूल में आए थे तो उन्होंने एक बच्चे से पूछा, मियां ये बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो उस बच्चे ने फौरन जवाब दिया, मैं कायदे आजम बनूंगा। कायदे आजम इस जवाब से बहुत खुश हुए और कहा कि वाकई पाकिस्तान को अभी एक और कायदे आजम की जरूरत है, हैं? अब क्या तुम्हें इससे कुछ समझ में आता है? बबलू वहाँ से अपने कमरे में आ गया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। वो सोच रहा था कि किस तरह कायदे आजम की बातों पर अमल कर सकता है कि अचानक उसे उनका मशहूर कौल याद आ गया, काम काम और सिर्फ काम। ओह, मेरा उर्दू का होमवर्क तो अभी बाकी है। आज तो इधर उधर की बातों में मैं उसे भूल ही गया। मैं होमवर्क जरूर करूँगा। बबलू पक्का इरादा करते हुए बिस्तर से नीचे उतर आया। कुछ ही देर में होमवर्क खत्म हो गया। और कोई काम तो नहीं था? अरे, इतना जरूरी काम तो मैं भूल ही गया। इशा की नमाज तो मैंने इन चक्करों में भुला ही दी थी। सर्दी के बावजूद जल्दी से वुजू करके उसने नमाज पढ़ी और बिस्तर पर लेट गया। चलो, आज से दादा जान की नसीहत के मुताबिक मैंने काम करना शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह मैं कायदे आजम की अच्छी अच्छी बातों पर अमल करके इन जैसा बनने की कोशिश करूँगा। बबलू ये सोचते हुए नींद की गहरी वादियों में खो गया। सुबह जब बबलू मुंह हाथ धोकर कंघी करने के लिए आईने के सामने गया तो ठटक कर रह गया। उसे आईने में अपने बजाय कायदे आजम का अक्स नजर आ रहा था। शायद एक और कायदे आजम जन्म ले चुका था। कायदे आजम ने फरमाया, खुदा की कसम, जब तक हमारे दुश्मन हमें उठाकर बुहैरा अरब में ना फेंक दें, हम हार नहीं मानेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मैं तन्हा लड़ूंगा और उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक मेरे हाथ में सकत और मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद है। मुझे आपसे ये कहना है कि अगर कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए तो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जंग लड़नी पड़े तो किसी सूरत में भी हथियार ना डालें और पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं में जंग जारी रखें।